दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन, जो सिविल सेवा परीक्षा एवं विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के साथ साथ नागरिक शास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों आज की वीडियो में हम संघीय कार्यपालिका, संविधान में संशोधन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। इसमें सबसे पहले हम संघीय कार्यपालिका से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है ये संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है और संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। भारत में आप जानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और इस कारण राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं भारत सरकार का जो एक संरचना है दोस्तों, इसके बारे में ये संरचना किस प्रकार से है। देखिए सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका के अंतर्गत राज्यसभा है जिसमें अधिकतम 250 सीटें हैं और लोकसभा में 550 सीटें हैं। इसी तरह कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल है। न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय शामिल हैं। तो ये भारत सरकार की संरचना है दोस्तों। अब आइए देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट जो है ये देश का प्रथम नागरिक होता है और अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। योग्यताएं देख लेते हैं, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। तो दोस्तों अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण है। पहला है कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और चौथा है चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ या राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ या राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जानते हैं तो अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, देखिए इसको मैं स्टार कर दे रहा हूँ। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए या निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्यों से मतलब ये है कि इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं में मनोनीत सदस्य और राज्यों की विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। दोस्तों 17वें या 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है, जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल थे। अनुच्छेद 55 देखते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है।
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं। पदावधि देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति की पदावधि तो अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पद की अवधि 5 वर्ष है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है। और राष्ट्रपति अपने पद का त्याग कैसे कर सकता है, तो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा वो अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए शपथ का जो प्रावधान है दोस्तों, अनुच्छेद 60 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। वेतन तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है और उसका वेतन आय कर से मुक्त होता है। महाभियोग दोस्तों, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है। केवल एक ही आधार है, वो है संविधान का अतिक्रमण, और इसी आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, और उस प्रस्ताव पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी चाहिए। दोस्तों, महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, बीमारी अथवा अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ है, तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इस पद मुख्य न्यायाधीश रहता है, और इस पद के रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन करता है। अब आइए देखते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1952। दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969। वी गिरी तो 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974। फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। आर वेंकटरमण 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। इसके अलावा डॉक्टर के.आर. नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017। और वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से अब तक। दोस्तों, विशेष जानकारी है कि वाराह वेंकट गिरी वी गिरी 3 मई 1969 से 30 जुलाई 1969 तक, न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 जुलाई 1969, और बी.डी. जत्ती के कार्यकाल में 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इसके अलावा बी.डी. जत्ती 1977 से 1900 या
11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, आप जानते हैं, और ये लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वीवी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी और नीलम संजीव रेड्डी की पहली बार चुनाव में पराजय हुई थी, जबकि दूसरी बार वे निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले जो हैं राष्ट्रपति हैं, निर्विरोध चुने जाने वाले। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आप जानते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आइए जानते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में। कार्यकारी शक्तियां, तो दोस्तों राष्ट्रपति की कुछ कार्यकारी शक्तियां हैं जिसमें शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। वो प्रधानमंत्री से प्रशासनिक और विधायी कार्यों की सूचना मांग सकता है। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारतीय राजदूत और अन्य राजनयिक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघ क्षेत्रों के आयुक्त, भाषा आयोग के सदस्य, इसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, राज्यपाल, विभिन्न राज्यों के वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य। तो ये जो पदाधिकारी हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां देखते हैं। संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने, लोकसभा को भंग करने का अधिकार, प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार और संसद के सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 108 में वर्णित है, ये राष्ट्रपति के विधायी अधिकार में शामिल है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है और ये भी राष्ट्रपति के विधायी अधिकारों में शामिल है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है दोस्तों कि संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो 3 स्थितियां बनती हैं। वह विधेयक को स्वीकृति देता है, वह विधेयक पर अपनी स्थिति स्पष्ट न करते हुए अपने पास ही रख लेता है, इसे राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहा जाता है, और वह विधेयक को धन विधेयक न होने पर पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देता है। यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के पुनः पारित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत करती है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। और नए राज्यों के निर्माण, सीमा परिवर्तन आदि से संबंधित विधेयक, धन विधेयक, संचित निधि से व्यय से संबंधित विधेयक आदि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं। तो देखिए, नए राज्यों के निर्माण, सीमा परिवर्तन और धन विधेयक तथा संचित निधि से व्यय संबंधी विधेयक ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में ये है कि राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव और ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80 के तहत ये व्यवस्था वर्णित है। इसके अलावा अध्यादेश की शक्ति, दोस्तों अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति तब होती है जब दोनों में से किसी एक सदन का सत्रावसान हो गया हो अथवा सत्र में नहीं है, जिसको संसद विधि द्वारा अधिनियमित करना संभव नहीं है। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा पारित कानून की तरह होती है और इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है और ये अध्यादेश संसद के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है और अध्यादेश को किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति क्षमादान की शक्ति है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 72 में वर्णित है।
अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड को कम करने, दंड के परिहार और विराम या इसके रोकने का न्यायिक अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान याचिका रद्द करने पर वही याचिका दूसरी बार नहीं दाखिल की जा सकती है। राष्ट्रपति दोस्तों, इसके पास सैन्य अधिकार भी होते हैं, क्योंकि ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का। और थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कूटनीतिक शक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, और राष्ट्रपति भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्तियों का अनुमोदन करता है। राष्ट्रपति की शक्तियों में देखिए, आपातकालीन शक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित प्रावधान हैं। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के जो आपातकाल हैं वो 3 प्रकार के आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। पहला है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, अनुच्छेद 352। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में, अनुच्छेद 356। और वित्तीय आपात की स्थिति में, अनुच्छेद 360। तो ये जो हैं 3 प्रकार के आपात घोषित करने के अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। परामर्श की शक्ति, तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब राष्ट्रपति के बाद आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें बेसिक अंतर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं क्या हैं? तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। इसके अलावा वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर न हो। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, और इस प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री है। तो देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या कितनी थी? 50-50। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने आवश्यक हैं। उपराष्ट्रपति की पदावधि, तो अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है। वह इससे पूर्व किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है, और इसके लिए लोकसभा की सहमति आवश्यक है। दोस्तों, इसके लिए 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को लिखित सूचना देना जरूरी है। शपथ, तो अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा दिलवाया जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन, तो उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति का वेतन और भत्ता प्रदान किया जाता है। राज्यसभा के सभापति का वेतन वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रतिमास है। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति को दिए जाने वाले वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। उस दौरान उसे राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। शक्तियां और कार्य, तो देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 और 89 के द्वारा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए किसी विषय पर उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन बराबर मतों की स्थिति में वो निर्णायक मत देता है। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारणों से खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। आइए देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे।
1952 से 1962। तो इनका पहला कार्यकाल 1952 से 57 और दूसरा 1957 से 1962 था। जाकिर हुसैन दूसरे उपराष्ट्रपति रहे 1962 से 67। वी गिरी 1967 से 1969। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974। डी जत्ती 1974 से 1979। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला 1979 से 1984 और आर वेंकटरमण। दोस्तों आर वेंकटरमण 1984 से 1987। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992। के आर नारायणन 1992 से 1997। कृष्णकांत 1997 से 2002। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 और हामिद अंसारी 2007 से 2017, यानी 2 कार्यकाल के लिए 2007 से 12 और 2012 से 2017, तथा वर्तमान में वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से अब तक भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितने समय के लिए उपराष्ट्रपति काम करता है? तो अधिकतम 6 महीने की अवधि तक, और 6 महीने की अवधि के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये दोस्तों कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो विवादों का अंतिम निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने की स्थिति में इसके चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। अब आइए देखते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जो कि संघीय कार्यपालिका के अनुसार जो है वास्तविक कार्यपालिका है। भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में होती हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति अपने कृत्यों के प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। सामान्यतः राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा सकती है। यहाँ पर देखिए, इस बच्चे के मन में एक प्रश्न आ रहा है कि क्या निर्वाचक मंडल के अपूर्ण रहने पर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 75(3) बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और देखिए, यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। लेटेस्ट संशोधनों में 91वां संविधान संशोधन 91st अमेंडमेंट जो है 2003, इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है और ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया प्रावधान है। आइए देख लेते हैं प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964। गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री 27 मई 1964 से 9 जून 1964। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966। गुलजारीलाल नंदा फिर 1966 से 24 जनवरी 1966 तक, यानी 11 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री रहीं। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979। चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 और इंदिरा गांधी फिर दोबारा 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989। वीपी सिंह या विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। फिर चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996।
अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996। और देखिए HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे कार्यकाल के लिए 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक 2 बार रहे। और मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक 2 बार। और नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का संसद के किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार यदि मंत्री बनते समय वह संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीना जो समय है, 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा पद छोड़ना पड़ेगा। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का और सभी मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद आदि का अध्यक्ष होता है। और प्रधानमंत्री मंत्रियों को बर्खास्त करने और स्वयं त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग करने का परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है। प्रधानमंत्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक समय तक 16 वर्ष 286 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। वे प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह या BP सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। और 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। देखिए, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। PV नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी के एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। और HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। दोस्तों, अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं: मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह, PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। यहाँ पर देखिए, जगजीवन राम ने मंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया है। तो बाबू जगजीवन राम ने मंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया है। अब आइए देखते हैं संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। संसद जो है संघीय सरकार का विधायी अंग है, यानी कानून निर्मात्री सभा है। संसदीय सरकार प्रणाली में वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाने के कारण भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया और शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो भारत की संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद में 2 सदन होते हैं। उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है। इसलिए राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के बावजूद संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है। राज्यसभा के बारे में जो प्रमुख प्रावधान हैं उनको देखते हैं। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इसमें से 238 सदस्य राज्यों से और संघ राज्यों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में जो ख्यातिलब्ध लोग होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। और जो इन 12 सदस्यों के मनोनयन का उल्लेख अनुच्छेद 80(1) में किया गया है। आइए देखते हैं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या।
देखिए, आंध्र प्रदेश में जो है राज्यसभा सदस्य 11 हैं, असम में 7, छत्तीसगढ़ में 5, गुजरात में 11, हिमाचल में 3, झारखंड में 6, इसके अलावा केरल में 9, महाराष्ट्र में 19, मेघालय में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 10, पंजाब में 7, सिक्किम से 1, त्रिपुरा से 1, उत्तराखंड से 3, तेलंगाना से 7। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश से केवल 1 राज्यसभा सदस्य, बिहार से 16, गोवा से 1, हरियाणा से 5, जम्मू कश्मीर से 4, कर्नाटक से 12, मध्य प्रदेश से 11, मणिपुर से 1, देखिए मणिपुर से 1, मिजोरम से 1, दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1, राजस्थान से 10, तमिलनाडु से 18, सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य उत्तर प्रदेश से 31 और पश्चिम बंगाल से 16। तो देखिए मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन राज्यों से दोस्तों, गोवा, इन राज्यों से केवल राज्यसभा में 1 सदस्य होते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष, जबकि लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा दोस्तों आप जानते हैं 25 वर्ष होती है। राज्यसभा अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अनुच्छेद 83(1) के अनुसार। अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुनते हैं, अनुच्छेद 89(2) के अनुसार। यहाँ पर आइए देखते हैं दोस्तों, संसद में जो है सरकारी कार्य या संसद में जो प्रश्नकाल, शून्यकाल या ये जो समय होता है वो किस प्रकार से होता है, उसकी टाइमिंग क्या है। तो देखिए 11 बजे से लेकर सुबह 11 AM से 12 PM तक प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर होता है। 12 बजे से 1 बजे तक का समय काल ये शून्यकाल या 0 आवर होता है। 1 से 2 PM ये लंच का समय होता है। इसके अलावा 2 से 3 PM, देखिए 2 से 3 बजे तक का जो समय होता है, 3 से 4 बजे और 4 से 5 बजे यानी 2 से 5 बजे तक ये राज्यसभा का जो कार्यकाल नियत होता है। लोकसभा में 2 से 6 बजे सरकारी कार्य और विधायी कार्य किए जाते हैं, जबकि राज्यसभा में 2 से 5 बजे तक, लोकसभा में 2 से 6 बजे तक। इसमें जो है 2 से 6 बजे तक लोकसभा में सरकारी कार्य और विधायी कार्य, और इसी प्रकार 2 से 5 बजे तक राज्यसभा में विधि निर्माण और विधेयकों से संबंधित जो है पारित करने के कार्य किया जाता है। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? हरिवंश नारायण सिंह। और अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होने पर पद त्यागने और पद से हटाए जाने का उल्लेख है, और यदि वह राज्यसभा सदस्य नहीं रहता है तो पद त्याग कर देगा। उपराष्ट्रपति सभापति को या संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय पद त्याग कर सकता है, और राज्यसभा द्वारा उपसभापति को पद से हटाने की सूचना 14 दिन पूर्व देते हुए तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 92 के अनुसार जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो वो पीठासीन नहीं होगा। अब आइए देखते हैं राज्यसभा की विशेष शक्तियां। दोस्तों, राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर से उस पर संसद द्वारा कानून बनवा सकती है। अनुच्छेद 249 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार का कानून मात्र 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा, लेकिन राज्यसभा चाहे तो प्रत्येक बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा राज्यसभा की शक्तियों में अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के सृजन का अधिकार ये मात्र राज्यसभा को ही प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है, और लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिनों के लिए आता है। यदि 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं किया जाता तो उसे पारित समझा जाता है, और राज्यसभा उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। दोस्तों, राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, और इसकी पहली बैठक
13 मई 1952 को हुई थी। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है और इन अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के बाद आइए देखते हैं लोकसभा। लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। इसकी अधिकतम संख्या 530 + 20 यानी 550 निर्धारित की गई है। दोस्तों 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण को 10 वर्ष और यानी 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और लोकसभा और विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को जो 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था उसको 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 81(1) के अनुसार अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अनधिक सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। यानी लोकसभा में राज्यों से 530 और केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। दोस्तों 84वां संविधान संशोधन 2001 इस प्रावधान के अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। इनमें 524 राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 यानी 47 सीटें आरक्षित हैं अनुच्छेद 330 के तहत। अब आइए देखते हैं विभिन्न राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सदस्य, अरुणाचल प्रदेश से 2, असम से 14, बिहार से 40, छत्तीसगढ़ 11, गुजरात में जो है गुजरात राज्य से लोकसभा सदस्यों की संख्या 26 है, गोवा में 2, हिमाचल प्रदेश में 4 और हरियाणा में 10, झारखंड में 14, जम्मू कश्मीर में 5, केरल में 20, कर्नाटक में 28 और मेघालय में 2 लोकसभा सदस्य हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए महाराष्ट्र में आपके 48, मणिपुर में 2, मध्य प्रदेश में 29, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा से 21, पंजाब से 13, राजस्थान से 25, सिक्किम से 1, तेलंगाना में 17, तमिलनाडु में 39, त्रिपुरा में 2, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सदस्य 80, इसके बाद उत्तराखंड में 5, पश्चिम बंगाल में 42, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 7, इसके अलावा दादरा नगर हवेली में 2, चंडीगढ़ में 1, दमन और दीव तथा पुडुचेरी मिलाकर 1, इसके अलावा लक्षद्वीप 1 और लद्दाख से 1 लोकसभा सदस्य हैं। दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है तो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा 18 वर्ष जो है न्यूनतम आयु सीमा मत देने की उसके आधार पर गुप्त मतदान के द्वारा होता है। लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक है कि वो 25 वर्ष की आयु का हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। यहाँ पर आइए देखते हैं विधेयकों के प्रकार। जो विधेयक होते हैं कानून निर्माण के लिए जो बिल पेश किए जाते हैं उनके प्रकार। तो विधेयकों के प्रकार में साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल, धन विधेयक मनी बिल, वित्तीय विधेयक और विशेष विधेयक होते हैं। दोस्तों वित्तीय विधेयक में 2 प्रकार के फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और फाइनेंशियल बिल सेकंड होते हैं। इसके अलावा विशेष विधेयक जो होता है इसके अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक आता है विशेष विधेयकों में, जिसमें देखिए संघीय यानी गैर संघीय यानी नॉन फेडरल और संघीय तथा राज्यों की सहमति आवश्यक वाले 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं। दोस्तों लोकसभा जो है राज्यसभा की तरह अस्थाई नहीं बल्कि एक अस्थाई सदन है जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है।
आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है जो 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कितना होता है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी वर्तमान में 55 सदस्य लोकसभा में गणपूर्ति है। अब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। और दोस्तों, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। हालांकि 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना देना आवश्यक है। अन्य तथ्य देखते हैं लोकसभा से संबंधित। तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 118(4) के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा, जबकि लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। अब आइए देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उनका कार्यकाल। तो GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहा। M अनंत शयनम आयंगर 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962। हुकुम सिंह 17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967। N संजीव रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी, ये 17 मार्च 1967 से 1969 और 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। GS ढिल्लन 8 अगस्त 1969 से 17 मार्च 71 और 22 मार्च 1971 से 1 दिसंबर 1975 तक। बलिराम भगत 15 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977। KS हेगड़े 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980। बलराम जाखड़ 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989। रवि राय 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 91। और शिवराज V पाटिल, ये 10 जुलाई 1991 से 22 मई 1996। PA संगमा 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998। GMC बालयोगी 24 मार्च 98 से 19 अक्टूबर 99 और 22 अक्टूबर 99 से 3 मार्च 2002। मनोहर जोशी 10 मई 2002 से 2 जून 2004। इसके अलावा सोमनाथ चटर्जी 4 जून 2004 से 31 मई 2009। मीरा कुमार, ये प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर रहीं 4 जून 2009 से 4 जून 2014। सुमित्रा महाजन 9 जून 2014 से 17 जून 2019 और ओम बिड़ला वर्तमान में 19 जून 2019 से अब तक लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर और उपाध्यक्ष M अनंत शयनम आयंगर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार थीं। और दोस्तों, सबसे अधिक मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? मल्काजगिरी, तेलंगाना। और सबसे कम मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख और सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली है। अब आइए देखते हैं संसद की वित्तीय समितियों के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। पहला है लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। और लोक लेखा समिति के सदस्यों का या लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा से लिए जाते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है और इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी जो होती है, ये सरकारी खर्चे में कमी लाने सहित
विषयों पर रिपोर्ट देती है। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्यों की संख्या 22 है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करते हैं और कोई भी मंत्री सार्वजनिक उपक्रम समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। प्रमुख शब्दावलियां देख लेते हैं संसदीय प्रणाली में। शून्यकाल या 0 आवर, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय शून्यकाल कहा जाता है और इस दौरान सदस्यों द्वारा अति महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाता है। तारांकित और अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं? तो ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य लिखित रूप से चाहता है उसे अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। विनियोग विधेयक क्या है? तो इसके द्वारा ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है और इसमें संचित निधि पर भारित व्यय हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। वित्त विधेयक, तो दोस्तों अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में उल्लेख है और ऐसे विधेयक जो राजस्व और व्यय से संबंधित होते हैं उनको वित्त विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक या मनी बिल, तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 110(1) के उपखंड क से उपखंड 6 तक उल्लिखित विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है और पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। लेखा अनुदान क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 116 क के तहत लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर की जाती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत में न्यायालयों का पद सोपान किस प्रकार का है। भारत में न्यायालयों का पद सोपान, इसको जानने से पहले आइए थोड़ा सा जान लेते हैं और कुछ नियमों के बारे में। नियम 193 लोकसभा के सदस्यों द्वारा इस नियम के तहत अविलंबनीय और अति महत्व वाले विषयों पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की जाती है। इसके अलावा गणपूर्त या कोरम जो होता है, सदन की बैठकों में आप जानते हैं गणपूर्त या कोरम आवश्यक होता है और ये कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। 1/10 भाग यानी गणपूर्ति पूरा न होने पे बैठक स्थगित कर दी जाती है। संविधान में संशोधन, तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन से संबंधित जो है 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। एक है विशेष बहुमत द्वारा। तो ये संशोधन कैसे होता है? संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित विधेयक ये विशेष बहुमत कहलाता है। संसद का विशेष बहुमत और राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन क्या होता है? तो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत और राज्यों के विधानमंडलों के आधे से अधिक की स्वीकृति से राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघीय न्यायपालिका और उच्च न्यायालय से संबंधित विषयों को इसके तहत संशोधन किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं दोस्तों। उपर्युक्त प्रक्रियाओं के अतिरिक्त संसद संविधान के कुछ उपबंधों को विधान बनाने के लिए सामान्य प्रक्रिया यानी साधारण बहुमत के द्वारा बदल सकती है, लेकिन इसे संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। जैसे नए राज्यों का निर्माण, उनके राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन, ये संविधान का संशोधन नहीं बल्कि सामान्य संशोधन या साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कहा जाता है। आइए देखते हैं उच्चतम न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों आदि का उल्लेख है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है जिसमें शीर्ष स्थान पर सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और उसके अधीन कई उच्च न्यायालय हैं। एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की कई श्रेणियां भी विद्यमान हैं। तो आइए सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में जानते हैं। देखिए उच्चतम न्यायालय के गठन के अंतर्गत देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान है और उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश यानी कुल मिलाकर 31 न्यायाधीश वर्तमान में
हैं होते थे। अब लेकिन वर्तमान में अगर जो आप बात करेंगे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को, तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को संशोधन अधिनियम, उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। यानी एक आपके मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारे उच्च न्यायालय या भारत में न्यायालयों का पद सोपान जो है वो किस प्रकार का है। न्यायालयों का पद सोपान आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए शीर्ष न्यायालय, शीर्ष न्यायालय क्या है आपका, ये है आपका सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी शीर्ष न्यायालय हमारा सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं हाई कोर्ट, राज्य स्तर के न्यायालय होते हैं। इसके बाद उच्च न्यायालयों के स्तर पर, उच्च न्यायालयों से नीचे क्या होते हैं, महानगरीय न्यायालय, लेबर कोर्ट, फैमिली कोर्ट, जिला और सत्र न्यायालय। इसके अलावा दोस्तों महानगरीय न्यायालयों में सिटी सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट होते हैं और क्रिमिनल कोर्ट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए जिला और सेशन कोर्ट जिला स्तर पर, जिसमें सिविल और क्रिमिनल स्तर के न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय और सेशन कोर्ट। विशेष अधिकरण यानी कुछ विशेष अधिकरण भी व्यवस्था की गई है, स्पेशल ट्रिब्यूनल। इसमें कैट, आयकर, वाहन दुर्घटना दावा, सहकारिता, किराया नियंत्रण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये सब विशेष अधिकरणों में शामिल हैं। तो देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था थी पहले, लेकिन उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अब इनकी संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितनी होती है। देखिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि अवकाश ग्रहण करने की जो आयु सीमा है वो 65 वर्ष है। अवकाश प्राप्ति के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। नियुक्ति, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीशों के मामले में मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बाद राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या हैं, तो वो भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश, या किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। शपथ, तो देखिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। वेतन और भत्ते, संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते आदि का निर्धारण समय समय पर किया जाता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, प्रतिवर्ष 2.8 लाख रुपए और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह है। इसके अलावा उन्हें अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। पद मुक्ति क्या है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा भी पद त्याग कर सकता है। दोस्तों, एक विशेष जानकारी आपके लिए कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। आइए देखते हैं उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और अधिकारिता क्या है। तो पहली है आरंभिक अधिकारिता, निम्नलिखित मामलों में है। पहला तो ये भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई उत्पन्न विवाद हो, भारत सरकार और कोई एक राज्य या अनेक राज्यों या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसा विवाद जहां वैधानिक अधिकारों का प्रश्न हो, ये उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता के क्षेत्र में शामिल है। दूसरा, अपीली क्षेत्राधिकार, तो उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा या सर्वोच्च अपीली न्यायालय है। ये निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है और इस क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशेष अनुमति द्वारा अपील में विभाजित किया जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी प्राप्त हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। हालांकि ये सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के पास अनुच्छेद 137 के तहत ये अधिकार है कि वह स्वयं के निर्णयों पर भी पुनर्विचार कर सकता हो। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, यानी अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है और इसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख और साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार क्या है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है, आप जानते हैं। और अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। दोस्तों, न्याय क्षेत्र न्यायाधीश न्याय क्षेत्राधिकार के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय मात्र मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में रिट जारी करता है। देखिए, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार जो उच्चतम न्यायालय का है, उसके संदर्भ में उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में रिट या आदेश जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के लिए न्यायादेश जारी करता है। अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसे जारी कर सकता है और इस प्रकार इस क्षेत्र में उच्च न्यायालय की शक्ति उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद आइए देखते हैं उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको। भारतीय संविधान द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संसद को ये अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय को स्थापित कर सकती है। दोस्तों, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों के गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियों आदि के बारे में प्रावधान उल्लिखित हैं और अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख उच्च न्यायालय, उनकी स्थापना, अधिकारिता क्षेत्र और मुख्य पीठ के बारे में। पहला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। इसका अधिकारिता क्षेत्र संपूर्ण उत्तर प्रदेश में है। मुख्य पीठ प्रयागराज में और इसकी जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को गठित किया गया। आंध्र प्रदेश अधिकारिता क्षेत्र में आता है। मुख्य पीठ अमरावती में है। बॉम्बे हाईकोर्ट 1862 में स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव इसके अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। इसकी मुख्य पीठ बॉम्बे में है। नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में खंडपीठ है। कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में इसकी स्थापना की गई। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार इसकी अधिकारिता में आते हैं। कलकत्ता में मुख्य कोर्ट है और इसकी सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर में है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 में स्थापित किया गया। छत्तीसगढ़ इसकी अधिकारिता में है और बिलासपुर में इसकी मुख्य पीठ है। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में दिल्ली में है और दिल्ली में इसकी मुख्य पीठ भी है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इसके अधिकारिता में आते हैं। मुख्य पीठ गुवाहाटी में है और खंडपीठ कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में है। गुजरात उच्च न्यायालय 1960 में स्थापित किया गया। संपूर्ण गुजरात इसकी अधिकारिता में आता है। अहमदाबाद में गुजरात हाईकोर्ट स्थित है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट 1971 में हिमाचल प्रदेश अधिकारिता और शिमला में इसकी मुख्य पीठ है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ये 1928 में स्थापित किया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसके क्षेत्र में अधिकारिता में आते हैं। श्रीनगर और जम्मू में इसकी पीठ है। झारखंड उच्च न्यायालय आप जानते हैं 2000 में स्थापित किया गया था, जब झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। झारखंड इसकी अधिकारिता में आता है और झारखंड उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 में स्थापित हुआ था। कर्नाटक में जो है कर्नाटक राज्य इसकी अधिकारिता में आता है। मुख्य पीठ बंगलुरु में है और खंडपीठ धारवाड़ और गुलबर्गा में है। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में की गई। केरल और लक्षद्वीप इसके अधिकारिता में आते हैं। इसकी पीठ एर्नाकुलम में है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 में स्थापित हुआ था, मध्य प्रदेश अधिकारिता में है, और जबलपुर में इसकी मुख्य पीठ और ग्वालियर और इंदौर में खंडपीठ हैं। मद्रास उच्च न्यायालय 1862 में, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्य इसके अधिकारिता में आते हैं। चेन्नई में मुख्य पीठ और खंडपीठ मदुरई में है। ओडिशा उच्च न्यायालय, दोस्तों ओडिशा उच्च न्यायालय इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ओडिशा राज्य इसकी अधिकारिता में आता है, कटक में ये स्थित है। पटना उच्च न्यायालय 1916 में, बिहार राज्य इसकी अधिकारिता में है, पटना में स्थित है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ इसकी अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में स्थित है। राजस्थान हाईकोर्ट 1949 में स्थापित किया गया, राजस्थान राज्य अधिकारिता में है। जोधपुर में इसकी मुख्य पीठ और खंडपीठ जयपुर में है। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में स्थापित किया गया, सिक्किम राज्य इसकी अधिकारिता में आता है, ये गंगटोक में स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 में स्थापित किया गया, उत्तराखंड राज्य इसकी अधिकारिता में है, नैनीताल में ये हाईकोर्ट स्थित है। मेघालय मार्च 2013 में मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, मेघालय राज्य इसकी अधिकारिता में है और ये शिलांग में स्थित है। दोस्तों मणिपुर देखिए, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों उच्च न्यायालय ये दोस्तों 2013 में स्थापित किए गए थे। मणिपुर जो है उच्च न्यायालय, इसके अंतर्गत मणिपुर अधिकारिता में आता है, इम्फाल में स्थित है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना मार्च 2013 में की गई थी, त्रिपुरा इसके अधिकारिता क्षेत्र में आता है, ये अगरतला में है। और तेलंगाना उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को स्थापित किया गया, तेलंगाना राज्य इसके अधिकार क्षेत्र में है, और तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य पीठ हैदराबाद में स्थित है। तो ये थे भारत के प्रमुख उच्च न्यायालय और उनकी स्थापना तथा अधिकारिता। दोस्तों प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है, और राष्ट्रपति कार्य की आवश्यकता अनुसार समय समय पर इनकी संख्या निर्धारित करते हैं। दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। इससे पूर्व भी वे राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी प्रक्रिया से मुक्त किया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और जम्मू और कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय है। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 1862 में सबसे पहले तत्कालीन कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय की शक्तियां देख लेते हैं। दोस्तों उच्च न्यायालय की शक्तियों में ये है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा, नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों से स्थानांतरित मामले, अधिकारिता का मामला, वसीयत, विवाह, तलाक, कानून, कंपनी तथा न्यायालय की अवमानना आदि उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक अपीली न्यायालय है। यहाँ अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। ये दीवानी और फौजदारी मामलों में भी यहाँ अपील की जा सकती है। दोस्तों जिस प्रकार अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रिट जारी करने का अधिकार है, उसी प्रकार अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण बनाए रखता है, और पर्यवेक्षण या निरीक्षण की शक्ति के क्षेत्र में उच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियां प्राप्त है। इसमें प्रशासनिक पर्यवेक्षण के साथ न्यायिक पर्यवेक्षण भी शामिल है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा जैसे यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी और इसके अलावा विभिन्न अध्यापक परीक्षाओं जो कि राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित होती हैं, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये इस वीडियो का दूसरा भाग था इस श्रृंखला का, भारतीय राज्य व्यवस्था का। इसका तीसरा भाग हम कल प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरह से आप मात्र 3 वीडियो में संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को 3 वीडियो में ही कवर कर सकते हैं और आसानी से इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।